विनय और सावित्री नाम के पति पत्नी रहते थे। उन लोगों की एक बेटी थी जिसका नाम कल्पना था। विनय हमेशा अपने काम के खातिर शहर जाया करता था। 2 या 3 महीने वहीं रह जाता था और फिर बहुत दिनों बाद अपने गांव वापस लौटता था। कुछ दिन पत्नी और बेटी के साथ गुजारता और फिर वापस शहर चला जाता था। लेकिन कल्पना को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि उसका पिता उसके साथ नहीं रहता। उसकी माँ और उसके साथ उसका पिता ज्यादा समय नहीं गुजारता। इस बात से वो हमेशा दुखी रहती थी। लेकिन कल्पना की माँ सावित्री हमेशा अपनी बेटी को खुश रखने की पूरी कोशिश करती थी। तुम तो मेरी बहुत समझदार बेटी हो ना। चलो हम दोनों कहीं बाहर होकर आते हैं। अरे ये सब क्या है माँ? क्या पिताजी हमारे साथ नहीं रहेंगे? क्या वो नहीं आएंगे? जब भी मैं पिताजी को याद करके ऐसे दुखी हो जाती हूँ तो तुम कहने लगती हो कि कहीं हम जाकर आते हैं तो ठीक हो जाएगा। लेकिन इससे मेरा दुख थोड़ी ना कम होगा माँ। अरे मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारे पिताजी जाते भी हैं तो हमारे ही कारण ना। अगर वो जाकर कुछ पैसा नहीं कमाएंगे तो हम कैसे जिएंगे बेटा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पिताजी क्या नहीं चाहते कि हमारे साथ कुछ वक्त बिता पाए? वो भी तो मजबूर है ना बेटा। ऐसे ही सावित्री अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन की बात है कि बैंक से पैसे लाने के लिए सावित्री बस में चढ़कर चली जाती है। वो पैसे जो उसके पति भेजते हैं। बेटी कल्पना, हम ये गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे और वहां तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा अपना कोई है। वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। क्या? मेरा ख्याल रखने के लिए शहर में मेरा कोई है? लेकिन आप और माँ तो हमेशा मुझसे यही कहते थे ना कि हमारा कोई नहीं है। वो सब क्या झूठ था? मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने तुमसे और तुम्हारी माँ से बिना बताए दूसरी शादी कर ली थी और मैं उसी के पास जाता रहता था और तुम लोगों से कहता था मैं काम के लिए जा रहा हूँ। 2-3 महीने वहीं रह जाता था। हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटी। ये बात सुनते ही कल्पना फौरन ही वहाँ से उठकर चली जाती है और अपनी माँ की तस्वीर को पकड़कर रोने लगती है। ऐसे ही बहुत देर तक रोने लगी। कुछ देर बाद फिर उसको ये बात समझ आई थी कि भगवान ने उससे एक माँ को छीन लिया, लेकिन उसकी जगह उसको भगवान ने दूसरी माँ दे दी है। ये सोचकर वो खुद को समझाती है और फिर अपने पिता के पास आकर कहने लगती है, देखिए पिताजी, जो होना था सो हो गया। अब आप बिल्कुल दुखी मत होना और मैं वैसे ही करूँगी जैसा आप चाहते हो। मैं आपके साथ शहर आने के लिए तैयार हूँ। ढेर सारी नई उम्मीदों के साथ शहर गई कल्पना ने अपनी माँ की जगह में कस्तूरी को देखकर बहुत खुश हो गई थी। फिर कस्तूरी को उसने अपनी माँ स्वीकार कर लिया और उससे प्यार करने लगी। लेकिन पहले से ही कस्तूरी गर्भवती थी। कल्पना को अपने घर में देखकर वो थोड़ी चिंतित हो गई थी और कस्तूरी को ये लगने लगा कि अब उसकी और उसके होने वाली बच्चे की जगह हमेशा दूसरी ही रहेगी, क्योंकि उसकी पहली बेटी तो कल्पना है। इस बात से वो कल्पना से बहुत नफरत करने लगी। लेकिन जब उसका पति उसके आगे होता था उस वक्त तो कल्पना से बहुत प्यार से बात किया करती थी। लेकिन जब वो नहीं होता था, ऐसे समय में अपनी बातों से हमेशा कल्पना को बहुत दुख पहुंचाती थी और जरूरत पड़ी तो उसको कभी कभार मार भी देती थी। कल्पना, अरे ओ कल्पना,
कहाँ हो? 1 घंटे से रसोई घर में ही बैठी हो। 3 आदमी का खाना बनाने के लिए कितना समय लगेगा तुम्हें? हाँ माँ, हो गया, बस अभी आ रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी से आओ और मेरे पैरों में मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है माँ। सारा दिन ऐसे घर में बैठकर खाते रहेंगे तो कहाँ से आएगा ये सारा खाना? और तुम्हारे पिता ने कहा था कि तुम कॉलेज में पढ़ाई करना चाहती हो। उनकी कमाई तो हमारे खाने के लिए ही काफी नहीं होती, और तुम्हें पढ़ाने का सोचेंगे तो शायद रात भर भी उनको काम करना पड़ेगा। तो माँ, क्या मैं भी कोई काम करूँ? कहाँ जाकर कोई काम करोगी तुम? फिर तो तुम्हारे पिताजी को यही लगेगा कि मैं तुमसे बहुत काम लेती हूँ। वैसे अगर कोई काम करना ही हो तो हमारी इतनी बड़ी जगह है, वहाँ कुछ सब्जियाँ और फूलों के पौधे भी हैं। तुम अगर थोड़ा और ध्यान लगाओगी तो वो बहुत अच्छी तरह से पीकेंगे, और फिर उसको बाजार में ले जाकर बेच दोगी तो बहुत अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ माँ, ठीक है। कल्पना ने पहले ही कस्तूरी के ऐसे व्यवहार के बारे में अपने पिता से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन विनय ने कहा था कि वो अभी गर्भवती है, तो इसीलिए ज्यादा काम नहीं कर पाती। बस इसी कारण वो कल्पना को ज्यादा काम करने को कहती है। वो उसके इस व्यवहार का बुरा न माने। पिता की कही बातें सुनकर कल्पना को समझ आ गया था कि अब उसका पिता कुछ नहीं समझने वाला है, इसलिए वो ये सारी बातें अपने पिता से बोलनी भी बंद कर दी थी। विनय ने अपनी बेटी कल्पना से ये तो कह दिया था कि वो उसको कॉलेज में जरूर एडमिशन करवाएगा, लेकिन उसके खातिर उसका पिता ज्यादा मेहनत करे, ये बात कल्पना को नहीं पसंद थी। इसलिए उसने अपने पिता से कह दिया था कि वो अब और आगे नहीं पढ़ना चाहती है, और उसके पिता को बिना कुछ बताए उनके ही आंगन में पीकी हुई सब्जियां, फूल वगैरह ले जाकर बेचा करती थी, और शाम को पिता के घर वापस आने से पहले ही वो घर पहुंच जाती थी। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए थे। फिर एक बार की बात है, विनय को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। 2 दिन गुजर गए थे और विनय वापस नहीं आया था। इस तरह एक दिन रात को सावित्री के पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगा और वो दर्द से चिल्लाने लगी। माँ, माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ। कस्तूरी के ऐसे जोर जोर से चिल्लाने की वजह से कल्पना की नींद खुल जाती है और वो तड़पती हुई अपनी माँ को देखकर उसके पास चली जाती है। माँ, माँ, आपको क्या हो गया है माँ? बहुत दर्द हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अपनी माँ कस्तूरी को ऐसी हालत में देखकर कल्पना बहुत घबरा गई थी। उसको कुछ समझ नहीं आया था कि वो अब क्या करे। सहायता मांगने के लिए पड़ोसी के घर जाकर वो उनका दरवाजा पीटने लगती है, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला था। फिर वो सड़क के पास चली जाती है और देखती है कि उसको कोई ऑटो मिल जाए, लेकिन आधी रात का समय था, कोई गाड़ी रोड पर नहीं चल रही थी, जिस कारण वो फौरन ही अपने घर वापस आती है और जिस बंडी पर वो हमेशा सब्जियां बेचा करती थी, उसी बंडी पर उसकी माँ को सुला देती है और धक्का देती हुई अस्पताल के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में ही कस्तूरी बेहोश हो जाती है। जैसे तैसे कल्पना उसकी माँ को लेकर अस्पताल पहुँचती है। दीदी, दीदी, देखो ना, मेरी माँ बहुत रो रही है, जल्दी से इनका इलाज कर दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ये सारी बातें कहती हुई कल्पना उनके पैरों पर गिरने लगी। अगर उस समय में पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते थे तो बच्चा और माँ दोनों की जान को बहुत खतरा हो सकता था, क्योंकि केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और बच्चे का हार्ट रेट भी बहुत कम हो चुका था। ऐसी लड़की को तो मैंने कभी नहीं देखा। पता है कितनी मेहनतों से हॉस्पिटल पहुंचाया था इसने। और तो और जब तक सर्जरी पूरी नहीं हुई तब तक पूरी रात भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना कर ही रही थी। कल्पना बेटी, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। तुमने मेरे और मेरे बच्चे की जान बचाई है।
मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया। नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल मत कहना। भगवान ने मेरी एक माँ को ले लिया तो क्या हुआ, एक और माँ मुझे मिल गई। कस्तूरी को अपने व्यवहार पे बहुत शर्मिंदगी थी। जो कुछ भी उसने कल्पना के साथ किया था वो सारी बात उसके पति को बता देती है और उस दिन से कस्तूरी अपना व्यवहार बदल लेती है और धीरे धीरे कल्पना को समझने लगती है और उससे प्यार करने लगती है। कस्तूरी ने कल्पना को उसकी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया था। इस तरह वो लोग बहुत खुश होकर जीने लगे। वो कहते हैं ना कि प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाता है।